नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जैसा कि स्पेशल एजुकेशन का एक नया टॉपिक मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं ट्रांसजेंडर के बारे में आज बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा टीजीटी का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हम जेंडर का एक टॉपिक हमारे पास वहाँ पे मेंशन किया गया है ना? तो जेबीटी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेशन को जेबीटी है और जो टीजीटी वाले पढ़ सकते हैं। और इसको क्या है, जो सामान्य जो है हमारे जेंडर को टॉपिक जो सामान्य जो हमारे पास एजुकेशन में पढ़ते हैं टैट और कमीशन के लिए, वो भी इसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या है कि हम इसमें जेंडर में क्या महिलाओं को ही मेनली ले रहे थे, है ना? जो भी हम पढ़ते थे महिलाओं के बारे में ही पढ़ते थे, लेकिन अब एक नया टॉपिक यहाँ पे इसको भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें क्या है कि ट्रांसजेंडर को क्या है बहुत सारे उनके लिए अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत सारे सुधार किए गए हैं, जिससे उनको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। तो हम चलते हैं हमारे पास जो पहला हमारे पास स्लाइड जो है कि हम किसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में। तो देख लेते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी लैंगिक पहचान जिसके समय लैंगिक पहचान जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल नहीं खाती। वे स्वयं को पुरुष या महिला दोनों या किसी से भी ना जोड़कर पहचान सकते हैं ना, किसी मतलब एक से भी जोड़ कर अपनी पहचान नहीं बता सकते, ना ही तो मेल होते हैं, ना ही फीमेल होते हैं। इसमें क्या ट्रांस मैन हो सकता है, ट्रांस वुमेन हो सकता है, इंटरसेक्स वेरिएशन वाले व्यक्ति हो सकते हैं और जेंडर क्वियर व्यक्ति शामिल यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सब व्यक्ति इसमें आ सकते हैं, है ना? तो इसमें हमने क्या समझा कि ना तो क्या है, जब जन्म उनका होता है तो वो अपने लिंग की पहचान नहीं बता पाते, वो अपने आप को मेल या फीमेल में डिफाइन नहीं कर पाते। इसीलिए क्या है कि इनको एक ट्रांसजेंडर की अब श्रेणी में इसको रख रखा है ना? तो अगला देख लेते हैं कि इन बच्चों को क्या है, मतलब जो इन व्यक्तियों या हम बालकों की अगर बात करेंगे, इनको क्या समस्या आती है ना? तो समस्याएँ देखते हैं इनको क्या आती है। देखो सबसे पहले क्या है, सामाजिक कलंक और भेदभाव। तो इनके साथ क्या होता है, एक तरह से अगर जब इनका जन्म होता है तो इनके लिए क्या सामाजिक कलंक हो जाता है। लोग इनको क्या है मतलब बेकार नज़र से देखते हैं और ये परिवार द्वारा व्यापक अस्वीकृत स्कूलों में बदमाशी और सामाजिक बहिष्कार ऐसे सब चीज़ें इनको देखने को मतलब मिलती है ना? तो लोग इनके साथ बदमाशी करते हैं, इनके साथ सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, स्कूल में भी अपना जा नहीं पाते, है ना? दूसरा इसी के बारे में है कि शिक्षा के बारे में, प्रवेश से वंचित करना। ऐसे बच्चों को क्या है स्कूल में ना भेजा नहीं जाता। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने भी अपने यहाँ पे ट्रांसजेंडर को किसी को भी स्कूल में जाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इनको कि स्कूल से अलग कर देते हैं एक तरह से, है ना? तो इसी के बीच में यहाँ पे अभी बात की गई है कि समावेशी जो शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें इनको भी भाग देने की यहाँ पे बात की गई है। दूसरे के रोज़गार और तीसरा अगर हम अगला देखते हैं कि रोज़गार में भी क्या है, भर्ती, पदोन्नति में इनके साथ भेदभाव किया जाता है। लोग क्या अनौपचारिक या कलंकित व्यवसायों में जाने को मजबूर होते हैं, क्योंकि इनको क्या है ना ही तो कोई पदोन्नति मिलती है, ना ही इनके लिए कोई भर्ती अलग से निकल पा रही थी ऐसे कि जिसमें क्या ये अपने आप को जॉब के लिए एलिजिबल वगैरह हो, है ना? तो अगर हो भी रहे थे तो इनको क्या है, वहाँ पे कुछ ऐसी पदोन्नति का इनके पास अवसर नहीं मिल रहा था इनको, के लिए क्या है ये ऐसे व्यवसाय करने मजबूर हो रहे थे जो क्या है आम इंसान करना नहीं चाहता। तो उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाएँ, लिंग पुष्टि उपचार तक पहुँच का अभाव और चिकित्सा कर्मचारियों का असंवेदनशील व्यवहार। तो अगर ये कहीं पे क्या अपने ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए भी जाते थे, तो वहाँ भी इनके साथ क्या अच्छे से व्यवहार यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो इन सब चीज़ों को क्या है, भारत सरकार ने देखा है और इनके लिए क्या एक अमेंडमेंट लेके आए। तो आप लोग समझिए कि इनको क्या-क्या चुनौतियाँ चुनौतियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो हम आगे देखते हैं कि अच्छा इनके पास और क्या है, वॉयलेंस है ना, हिंसा और दुर्व्यवहार इनके साथ किया जाता है। इनके साथ देखो पता क्या है, शारीरिक, यौन, मौखिक, भावात्मक, आर्थिक व्यवहार और प्रति उच्च संवेदनशीलता है ना। इनमें क्या है कि जो शारीरिक के प्रति है ना और यौन के प्रति इनके और मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से इनके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार, यानी कि मौखिक का मतलब क्या है कि इनको गाली-गलौच कर रहे हैं लोग, इनके बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं ना। इनके साथ यौन संबंध बना रहे हैं अवैध रूप से, है ना। मतलब उनको एक ऐसी चीज़ मान लिया उन्होंने। दूसरा क्या आर्थिक दुर्व्यवहार भी हो रहा है उनके साथ, उनको कोई पैसा वगैरह कमाने का किसी चीज़ के लिए क्या है, मौका नहीं मिल पा रहा है। एक तरह से उनका आर्थिक दुर्व्यवहार भी उनके साथ हो रहा है अगर देखा जाए, है ना? शारीरिक तो हो ही रहा है। कानूनी पहचान में समस्या और इनको क्या कानून के रूप से भी इनको पहचान में समस्या आ रही है। सही लिंग की पहचान वाले दस्तावेज़ प्राप्त करने में इनको क्या बहुत सारी यहाँ पे कठिनाई होती है। और उसके बाद ये आपको बता ही दिया कि शारीरिक और यौन शोषण इनके साथ होता है। और इसके लिए क्या महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए हैं देखो हम भारत सरकार के द्वारा। हम देख लेते हैं क्या-क्या इनके लिए सुधार यहाँ पे किए गए हैं। देखो सबसे पहले 2014 में क्या किया गया कि नेल्सा बनाम क्या भारत संघ के द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया गया था, है ना? जो नेल्सा थी और क्या भारत संघ के द्वारा क्या है,
एक निर्णय लिया गया था जिसमें क्या किया गया था कि उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई और लिंग पहचान के निर्धारण के अधिकार की पुष्टि की गई। तो 2014 में इनके लिए क्या बोला गया था, एक केस चला था, उसके फैसले में बोला गया कि इनके लिए क्या तीसरा ऑप्शन वहाँ पे दिया जाएगा कि मेल और फीमेल के साथ एक तीसरा ऑप्शन ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें कि वो अपना वो टिक कर सकते हैं वहाँ पे, है ना? और किसी जॉब में, वैकेंसी में और सब चीज़ों में क्या है, मतलब कि उनका एक लिंग यहाँ पे सेट कर दिया था। पहले उनके लिए कोई भी ऐसा लिंग नहीं था, अपने आप मेल या फीमेल में से किसी एक को चूज़ करने की उनको चूज़ करना होता था एक तरह से। लेकिन अब क्या है, इनके लिए एक अलग से ऑप्शन भी वहाँ पे बना दिया, अलग से कॉलम भी बना दिया कि अगर आप क्या है, मेल या फीमेल की कैटेगरी में नहीं आते तो आप क्या थर्ड जेंडर को यहाँ पे चूज़ कर सकते होगे। आजकल आपने वैकेंसी में भी देखा होगा कि बहुत सब जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें क्या थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे दिया होता है ना? तो उसके बाद 2019 में देखो इनके लिए बहुत अच्छा काम किया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए क्या है, अधिकारों का संरक्षण और संरक्षण अधिनियम लेके आए हैं 2019 में, है ना? तो इसको क्या 2019 में लेके आए, तो इसमें क्या है, अधिकारों और कल्याण संरक्षण के लिए प्राथमिक केंद्रीय कानून यहाँ पे बनाए गए हैं। इनके क्या है, सुधार के लिए क्या बहुत सारे यहाँ पे कानून में अमेंडमेंट करके क्या बहुत सारे इनके लिए सुधार की कार्य किए गए हैं। फिर उसके बाद है ट्रांसजेंडर व्यक्ति का लिए संरक्षण नियम अधिसूचित करना है। इनको क्या अधिसूचित किया कर दिया, उसके बाद हमें इसको आगे देखते हैं कि अधिसूचित इसको कैसे किया गया, है ना? इसके बाद हमने क्या किया गया, यही हम पढ़ने हैं ना, 2019 में अधिनियम के मुख्य प्रावधान यहाँ पे क्या-क्या है, ये हमने यहाँ पे देखने हैं, है ना? कि प्रोविजन ऑफ द 2019 एक्ट में जो हमारे इनके क्या प्रावधान है, ट्रांसजेंडर के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। देखो क्या-क्या प्रावधान है इनके लिए, समानता और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार सबसे पहले था ना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव निषिद्ध इनके लिए कर दिया है ना, कि इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना रोजगार के, ना स्वास्थ्य के, ना सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में इनके साथ कोई भी भेदभाव अब नहीं किया जाएगा। इनको भी आम व्यक्ति की तरह क्या उनको फॉर्म भरने और चीज़ें करने, स्कूल में पढ़ने, रोजगार को करने का अवसर इनको दिया जाएगा, है ना? दूसरा क्या है, पहचान की मान्यता। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान प्रमाण पत्र इनके लिए अब जारी किया जाएगा, है ना? पहले इनके पास होता नहीं था कहीं पे ऐसे जाने के लिए, कहाँ पे जाएँ, अपना प्रमाण पत्र कैसे बनवाएँ? तो क्या जिला मजिस्ट्रेट को अब यहाँ पे इसको लिए सूचित कर दिया गया, नामांकित कर दिया गया इनको कि क्या करना है अब, कि कोई भी पहचान अगर इन्होंने अपनी देनी है कि हम इस जेंडर के रूप में हैं, तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। निवास का अधिकार, देखो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए घर से निकालना या रहने से मना करना भी एक अपराध यहाँ पे अब कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, इससे जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो होते थे उनको क्या है, उनके घरों से अक्सर क्या बाहर निकाल दिया जाता था और क्या कुछ लोग भी उनको जबरन अपने साथ लेकर चले जाते थे। लेकिन अगर ये नहीं जाना चाहते तो उनको ज़बरदस्ती कोई कहीं पे नहीं लेके जा सकता, और क्या इनको घर से निकालना भी क्या है, अगर घर वाले घर से निकाल रहे हैं तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में अब आ गया है ना? इसके बाद क्या, बलपूर्वक श्रम और भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध। अगर कोई इनसे भिक्षा मंगवा रहा है ना, आपने देखा बहुत सारे लोग क्या है रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे मिल जाते हैं वहाँ पे भीख वगैरह माँगते माँगते हुए। अगर इनसे कोई बलपूर्वक ये काम करवा रहा है तो वो भी क्या है, अब अपराध की श्रेणी में अब आ जाएगा, इसको प्रतिबंध कर दिया है। दूसरा क्या, बलपूर्वक इनसे काम भी अब नहीं करवाया जा सकता, इनसे बलपूर्वक कोई भी काम अब नहीं करवाया जाएगा। अगला है हमारे पास कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन यहाँ पे किया गया है और नीतिगत सुझाव मतलब देंगे, है ना? टाइम टू टाइम जो भी इनके लिए के सुझाव होंगे, एक क्या हमारे पास परिषद का भी यहाँ पे गठन कर दिया गया है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मजबूत करने पर यहाँ पे दंड का प्रावधान भी है ना, अगर क्या है कोई इनके लिए क्या करता है कि इनसे कुछ ये सब चीज़ें करवा रहा है तो उनके लिए दंड का भी प्रावधान है। जैसे कि दंड की मेनली अगर हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जबरन काम करने, सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने या शारीरिक यौन शोषण करता है तो उसे 6 माह से लेके 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना यहाँ पे हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, है ना? इसको आपने नोट कर लेना कि 6 माह से लेके 2 वर्ष तक की कैद और उनको जुर्माना भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मेन इसमें प्रावधान एक कर दिया है ना, कोई भी अगर इनसे क्या जबरन कोई भी काम करवा रहा है या यौन शोषण इनके लिए कर रहा है तो। ये सबसे इसमें क्या है, पहले ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब क्या है इस प्रावधान को मेंशन कर दिया गया। अगर ये सीधे क्या है अपने के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी इनके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव कर रहा है तो उसको क्या 6 माह से लेके 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सज़ा यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, इनके लिए क्या है बहुत बड़ी जो है क्या है, इनसे अधिनियम से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं हमारे लिए, है ना? कि इनको हम कैसे अब देखते हैं आगे कि क्या-क्या चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ रहा है, इस अधिनियम को लेकर भी, है ना?
जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या जटिल क्या है प्रमाण प्रक्रिया है। किसको क्या है जो प्रमाण पत्र देने की जो प्रक्रिया वो बहुत अभी क्या है बहुत जटिल है। इसको धीरे-धीरे क्या करा बहुत आसान बनाने की कोशिश अभी की जा रही है कि इसको बहुत आसानी से वो क्या है अपनी उसको प्रमाण पत्र को बनवा सके। इसके लिए काम अभी चला हुआ है ना। तो शिक्षा रोजगार का आरक्षण का अभाव। इसमें क्या है कि जो शिक्षा और रोजगार है उसमें अभी तक इनको आरक्षण नहीं मिल रहा था। ये भी एक था। तो इसमें क्या ये इसको चुनौती थी एक हमारे लिए है ना। और क्या गंभीर अपराधों के लिए कमजोर दंड। और इनको क्या गंभीर अपराध है ये मतलब इनके लिए कोई भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है इनके साथ मिसबिहेव तो क्या है एक गंभीर अपराध था। लेकिन उसके लिए क्या है इनको क्या है एक उनको छोटा-मोटा दंड देकर यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। अधिकारियों और जो जनता में है जागरूकता की कमी। देखो जो लोग हैं जो हमारे में खुद ही पहले जागरूकता की कमी है इनके लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए। और यह नीति निर्माण की सीमित भागीदारी। जो नीति निर्माण है जो भी हमारे पास के लॉ वगैरह जो बन रहे हैं या फिर कोई पॉलिसीज वगैरह बन रही है तो उसमें क्या है कहीं न कहीं इनकी भागीदारी अभी सीमित है। इस वजह से भी यहाँ पे ये भी एक चुनौती यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सरकार ने इसके लिए कुछ पहल भी की होगी है ना। जब इतनी सी चुनौतियों को देखा है तो सरकार ने इसके लिए क्या पहल की है वो देख लेते हैं अब है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि पहले तो एक क्या चला है स्माइल स्कीम यहाँ पे सरकार के द्वारा चलाई गई है ना। क्या स्कीम चलाई गई है स्माइल स्कीम चलवाई गई है। इसमें क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आजीविका और प्रशिक्षण सहायता यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको क्या दिया जाएगा उनको आजीविका यानी कि कोई जॉब वगैरह के लिए किया जाएगा उनको रोजगार दे। आजीविका मतलब है ना रोजगार टाइप है ना। और उनको दो साथ-साथ का एक स्किल ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाएगी। इसके भी आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा इनके लिए क्या चला गया गरिमा गृह चला गया है ना। तो इसमें क्या है जो गरिमा गृह में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह बनाया गया। वहाँ पे जाके रह सकते हैं अगर कोई वैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो उनके लिए क्या है एक आश्रय गृह बना दिया गया है। उसमें वो जाके अपने आराम से अब रह सकते हैं जिसका नाम क्या रख दिया गया गरिमा गृह के नाम से स्कीम चलाई गई है। तो दूसरा क्या है हमारे पास इससे अगले वाला कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल यहाँ पे चला दिया गया है जिसमें क्या ऑनलाइन पहचान पत्र बनवाने में अब क्या हो गई इनको आसानी होगी। तो अभी हमने चुनौतियां पढ़ी तो उनके क्या क्या समाधान सरकार निकाल रहे तो अभी हम ये देख रहे हैं। तो क्या है पहले एक जटिल प्रक्रिया थी मैजिस्ट्रेट के द्वारा लॉ बनाना लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है बहुत आसान यहाँ पे कर दिया गया है ना। और अगला क्या आयुष्मान भारत में इसको शामिल कर दिया गया है। और इसमें क्या है स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के लिए भी अब इनको क्या हो गया अब इनको लाभ आसानी से मिल जाएगा जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो आयुष्मान जो योजना है उसमें भी इनको अब शामिल कर दिया है। तो इनके लिए जो हमारे पास जो सेक्शन है जो हमारे पास अभी हम 2019 के जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं जो ट्रांसजेंडर के लिए जो एक्ट आया है 2019 में। तो इसके अधिनियम की कुछ धाराएं हैं वो धाराएं अब हम देख लेते हैं कि उन धाराएं में क्या-क्या बात की गई है और क्या इसमें मेंशन किया गया है ना। तो कुल इनमें कितने 18 धाराएं इनके हैं जो इस एक्ट में कुल 18 धाराओं की बात की गई है। उनको हम एक-एक करके फटाफट से अब देख लेते हैं। तो पहले सेक्शन में क्या है उनके नाम वगैरह के बारे में जो भी ये जो लॉ बना है उसका क्या नाम होगा ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। इसको आपने ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इसका क्या नाम है बस इस अधिनियम का नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है ना। और जिसको क्या है लागू कब किया गया है 10 जनवरी 2020 को। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो क्या है 2020-2019। तो क्या है 2019 में इस एक्ट को बनाया गया है, 2020 में उसको लागू किया गया है। उसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी 2020 में किए गए थे, कुछ और वर्ड कुछ जोड़े गए थे तो वो भी उसके अंदर ही जोड़ दिए गए हैं। तो 2020 में इसको लागू किया गया, इसको आपने याद रखना है ना। और क्या है पास कभी हुआ था 2019 में, है ना? प्रभावी कब हुआ है 2020 में 10 जनवरी 2020 को, ठीक है? तो उसके बाद हमारे क्या है कि सेक्शन 2 में क्या परिभाषाएँ दी गई हैं इसकी, कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति, परिवार, समावेशी शिक्षा संस्थान जैसे शब्दों की परिभाषाएँ यहाँ पे दी गई हैं। उनकी यहाँ पे बात की गई है कि जो भी उनकी शिक्षा के लिए, है ना? प्रतिष्ठान के लिए, संस्थान के लिए जो भी है उनकी डेफ़िनेशन दे रखी है यहाँ पे। अब अगर आपसे पूछे ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कहाँ पे हुई है? देखो आर्टिकल 2 में डेफ़िनेशन दी गई है, लेकिन मेनली इसकी बात ना एक आगे अलग से आर्टिकल में हुई है अलग से मतलब सेक्शन में हुई है, तो उसमें आपको उसका भी पता होना चाहिए, है ना? तो अगर ये ऑप्शन में हो तो देखो ये भी लगा सकते हो अगर दूसरे वाले ऑप्शन में ना हो, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन में हो तो आगे जाके देखेंगे कौन से वाले सेक्शन में इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सेक्शन 3 में क्या है भेदभाव पर भी यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर संस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थाओं, संपत्ति अधिकारों और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ क्या भेदभाव नहीं कर सकता, इस बारे में यहाँ पे सेक्शन 3 में बोला गया है। सेक्शन 4 में क्या बोला गया है पहचान की मान्यता। प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी स्वयं के लिंग पहचान के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अब क्या हो गया है अधिकार यहाँ पे सरकार की तरफ से दे दिया गया है। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 4 के तहत। सेक्शन 5 में क्या है पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन।
अब क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी पहचान प्रमाण पत्र के लिए क्या जिला मजिस्ट्रेट के पास क्या आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इस बात किसमें की गई सेक्शन 5 में। मैंने शॉर्ट में लिखा है इसमें, जिससे क्या है आपके एग्जाम के लिए सेक्शन में पूछ सकते हैं आपसे कि किस सेक्शन में किस बारे में बात की गई। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 5 में कि इनके अधिकारों के लिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस सेक्शन में मेंशन किया गया है, तो क्या है सेक्शन यहाँ पे 5 में बात किया गया है। और फिर सेक्शन 6 में क्या जिला मजिस्ट्रेट एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। तो जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके पास किस सेक्शन के तहत ये अधिकार है कि उनको प्रमाण पत्र जारी करेगा, तो सेक्शन 6 के तहत। तो आपको पता चल रहा है क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो अगला क्या है कि लिंग परिवर्तन, तो चेंज इन जेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि अगर क्या है यदि कोई व्यक्ति लिंग परिवर्तन सर्जरी अपनी करवाता है ना, कि अपना लिंग अपना चेंज करवाता है, तो वह अपने नए लिंग पुरुष या महिला है ना, देखो मेंशन किया पुरुष या महिला, यानी कि फिर वो पुरुष या महिला बन जाएगा ट्रांसजेंडर से, तो उसको संशोधित करके प्रमाण पत्र को अपने आवेदन यहाँ पे बाद में कर सकता है। अभी आपने पीछे अभी एक लड़की की कुश्ती की गेम हुई थी पिछली बार ना ओलंपिक में, है ना, आपको पता है कि उसने क्या जेंडर अपना चेंज करवाया, तो ऐसे है कि अगर कोई अपना जेंडर चेंज करवाता है, अगर ट्रांसजेंडर भी अपना जेंडर चेंज करवाता है, तो उसके पास क्या होगा संशोधन करवाने का और प्रमाण पत्र पाने का अधिकार होगा कि वो लड़का और लड़की में अपने आप को फिर बाद में डिफाइन कर सकता है। उसको बाद में ट्रांसजेंडर की अगर मान्यता अपनी खत्म करवाना चाहता है तो वो भी यहाँ पे करवा सकता है। किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 7 के तहत। सेक्शन 8 में बोला गया है, सेक्शन 8 में बोला गया कि सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के हेतु उपाय करने होंगे, तो है ना। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास कल्याण, जो हमारे पास वेलफेयर सोसाइटीज़ वगैरह हैं या वेलफेयर जो हमारे पास गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी है उनके पास भी क्या है इनके लिए क्या है शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या है कार्य यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि वेलफेयर सोसाइटी का क्या काम होता है, जैसे पेंशन देना और जैसे गरीबों के लिए काम करना, मकान का पैसा देना, ये सबके वेलफेयर के अंदर आते हैं, तो इनको भी वेलफेयर के अंदर डाल दिया गया है। समझे आप लोग। तो अगला देखते हैं सेक्शन 9 में क्या है, संस्थानों के कर्तव्य। हर संस्था को भेदभाव रहित वातावरण, ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करनी होगी, कि अगर क्या ट्रांसजेंडर कोई शिकायत करता है उसके निवारण के लिए क्या जो भी कोई संस्था है ना, उसको क्या इसके लिए काम करना होगा। ये भी यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 में क्या बात की गई है कि रोजगार में भेदभाव का निषेध, कि अगर क्या रोजगार कहीं पे कर रहा है तो उसके लिए क्या है कोई भी भेदभाव इनके साथ नहीं किया जाएगा। इसकी भी यहाँ पे बात की गई है, किसमें सेक्शन 10 में, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात की गई है कि इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी जॉब में। तो आप लोग भी अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो आप उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, उनको क्या गलत नज़रिए से नहीं देख सकते, आपको ध्यान रखना है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्या है एचआईवी निगरानी केंद्र, लिंग परिवर्तन सुविधाएं और चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराएगी, है ना, चिकित्सा बीमा भी उपलब्ध कराएगी। अब ना अगर लिंग परिवर्तन कराना चाहेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे काम होगा। और अगर ये एचआईवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये अपने अपने जांच करवाना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पे निगरानी केंद्र के द्वारा की जाएगी। कोई ऐसा कि ट्रांसजेंडर तो नहीं है जो एचआईवी पॉजिटिव हो, है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा। तो दूसरा क्या है राइट टू रेजिडेंस, उनको क्या निवास का अधिकार है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिवार से अलग नहीं किया जाता। देखो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये एग्जाम में आ सकता है ना। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को है परिवार से अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कि अगर कोई इनको घर छोड़ने के लिए मजबूर करेगा तो ये क्या है, देखो ये इनका राइट है अब, है ना। अगर राइट है तो निवास का अधिकार जो आपने आर्टिकल 19 में पढ़ा होगा, जो हमारा मेन जो संविधान है ना, तो मूल संविधान में आपने पढ़ा होगा कि सबको क्या है कहीं भी रहने का अधिकार है, तो इनको भी क्या है जबरदस्ती इनके घर से नहीं निकाला जा सकता, है ना, और इनको घर छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। और ये क्या है इनका अब राइट है, ये अब राइट है तो क्या है सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप ये अपने लिए क्या है चैलेंज कर सकते हैं कोई भी अगर इनके खिलाफ ऐसा कुछ करता है तो, है ना। तो उसके बाद क्या है एजुकेशन एंड सोशल सोसाइटी सिक्योरिटी की बात यहाँ पे है। मतलब क्या है शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की भी यहाँ पे बात की गई है। शैक्षणिक संस्थानों को ट्रांसजेंडर छात्रों को समावेशी शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने होंगे। देखो ये मैंने आपको बताया था, है ना, कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कहाँ पे बात हो रही है, क्या शिक्षा के बारे में इनकी कौन से सेक्शन में बात हो रही है, सेक्शन 13 में यहाँ पे मेनली बात हो रखी है। क्या और क्या कहा गया है, इनको क्या इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी, ये यहाँ पे बात की गई है। इनको क्या समावेशी शिक्षा दी जाएगी। अब इनके लिए कोई ये नहीं होगा कोई अलग से इनको पढ़ाया जाए, इनको नॉर्मल स्कूल में ही जो हमारे जनरल स्कूल होते हैं वहाँ पे इनको पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। सेक्शन 14 में क्या बोला गया उचित सरकार के कर्तव्य,
तो सरकार के क्या है जो कर्तव्य वगैरह हैं, ड्यूटीज़ वगैरह वो यहाँ पे बताए गए हैं कि व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम चलाने होंगे। जैसे कि स्किल कोर्सेज़ वगैरह बहुत सारे चलते हैं, तो क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी अब ये कोर्सेज़ वगैरह चलाने होंगे। इसका भी इन्होंने क्या है कि अब ध्यान रखना है ना, बहुत सारे देखो चलते हैं कोर्स, सिलाई सेंटर हो गया और कहीं ब्यूटी पार्लर के कोर्स होते हैं और बहुत सारे कोर्स यहाँ पे हमारी सरकार द्वारा चलते हैं। तो अब उन्होंने बोला है कि क्या है कि अब क्या है जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये कोर्स यहाँ पे चलाए जाने चाहिए। तो सेक्शन 15 में बात की गई है कि शिकायत निवारण, कि हर संस्था में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, कि कोई भी संस्थान होगा या संस्था होगी तो उसमें क्या होगा कि इनकी जो भी शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए एक क्या है अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा अगर ऐसे एग्जांपल के लिए बोल दूँ कि जैसे हमारा जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जो हमारा डीसी होता है ना? कई जगह पे इसको डीएम बोल देते हैं, कई जगह कलेक्टर बोल देते हैं, तो इनको नियुक्त कर सकते हैं। या हमारे एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो हमारे होते हैं, या फिर उनको हम क्या कर सकते हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे उनको रख सकते हैं। तो ऐसे कि किसी एक व्यक्ति को रखा जाएगा, ये बात यहाँ पे की गई है ना, एक अधिकारी नियुक्त होगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, देखो इनके लिए क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है ना। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जिसमें क्या है केंद्र सरकार द्वारा गठित यह परिषद सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है और इसमें विभिन्न मंत्रालयों और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इसमें क्या बात की गई है कि यह क्या केंद्र सरकार के द्वारा एक गठित परिषद है, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री है ना, सामाजिक न्याय मंत्री है, सोशल वेलफेयर जो हमारे मिनिस्टर होते हैं वो होंगे, है ना। और कौन होंगे इसमें, विभिन्न अलग अलग मंत्रालयों के लोग भी होंगे इसमें, और क्या ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी इसमें प्रतिनिधित्व यहाँ पे करते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके अधिकारों की यहाँ पे बात हो रही है, तो उनके लिए क्या उनको यहाँ पे जोड़ा यहाँ पे गया है। तो किस सेक्शन में इसमें बात हो रही है, तो सेक्शन 16 में। ये शायद टीजीटी जून के एग्जाम में पूछा गया है शायद ये वाला क्वेश्चन ना, तो इसको आपने देख लेना अच्छे से। तो इसके अलावा क्या है सेक्शन 17 में ऑफेंस एंड पेनल्टीज वगैरह जो है ना, पेनल्टीज दी जाएंगी इनको, अपराध और दंड की यहाँ पे बात की गई है कि जो कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जबरन श्रम के लिए मजबूर करता है, सार्वजनिक स्थानों से वंचित करता है या शारीरिक यौन या मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करता है, तो उसे 6 से 2 वर्ष के लिए कैद या जुर्माना की सजा यहाँ पे दी जाएगी। तो किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल सेक्शन 17 में इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि अगर क्या है कोई व्यक्ति के ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ जबरन श्रम के लिए मजबूर करता है, या उसको संस्थानों में जाने के लिए या संस्थाओं में या किसी ऐसे जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे जाने के लिए उसको मना करता है, या उसके साथ किसी भी तरह का यौन संबंध बनाता है, तो इसके बारे में क्या है उसको 6 महीने से 2 साल के बीच में, मतलब 6 महीने से 2 साल तक का उसको दंड मिलेगा। किसमें बात की गई, सेक्शन 17 में इसके बारे में बात की गई है। सेक्शन 18 में क्या बात की गई, केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों में प्रभावी ढंग से लागू करने और नियम बनाने की शक्ति दी गई है। कि इसमें क्या है कि जो ये लॉ बनाए गए हैं तो उसको क्या है केंद्र सरकार के पास इसकी क्या मेन पावर यहाँ पे रहने वाली है, वो इसमें कभी संशोधन कर सकता है, कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ सकता है अमेंडमेंट वगैरह के थ्रू, है ना। कुछ ना कुछ इसमें कि इनके सुधार के लिए काम जो लाभकारी हो उनको इसमें अभी भी मतलब आगे भी जोड़ सकता है। तो इसमें क्या है केंद्र सरकार को ये पावर यहाँ पे दे दी गई है। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति की मजबूर करने पर दंड, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कोई मजबूर कर रहा है ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भिक्षा मांगने के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए, सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने पर, तो उन्हें क्या 6 महीने से 2 साल तक का जुर्माना यहाँ पे हो सकता है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, और इस वीडियो को अच्छे प्लीज़ कृपया करके लाइक कर दें, है ना। और अगर आपको चाहिए स्पेशल एजुकेशन के नोट्स, तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9736362010 पर, और नाम मेरा है मिस्टर जॉन। और स्पेशल एजुकेशन के नोट्स आपको जो टैट जो अभी हमारा चल रहा है या जो हमारा अभी कमीशन आने वाला है उसके सभी नोट्स आपको इसी जो हमारे पास ड्रीम नौकरी अध्ययन का जो चैनल है वहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी हाल ही में क्या है कि जो HPRCA के द्वारा भी हमारे पास कमीशन अभी निकाला जाने वाला है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हिमाचल या भारत के कहीं से भी कोई भी जॉब है तो इस चैनल में मिलने वाला मटेरियल आपके लिए बहुत ही लाभकारी यहाँ पे होने वाला है। और अभी तक
स्पेशल एजुकेशन की इतनी बात भी यहाँ पे नहीं हो रही है और इतनी वीडियोज़ वगैरह भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको अगर एक ही जगह पे सारा मटेरियल चाहिए तो आपको इस चैनल में जुड़ना चाहिए, है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो ठीक है, बाय-बाय, टेक केयर।